नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दिया। संसदीय समिति ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय आवंटित किया। बिहार प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता वाला देश का पहला राज्य बना। निर्वाचन आयोग ने कहा, इस कदम का उद्देश्य मतदान को अधिक सुविधाजनक बनाना है। इसरो नासा के साथ मिलकर विकसित किए गए भू अवलोकन उपग्रह निसार का अगले हफ्ते प्रक्षेपण करेगा। बांग्लादेश वायुसेना के विमान दुर्घटना में मृतकों की संख्या 22 हुई। और शतरंज में कोनेरू हम्पी के बाद भारत की दिव्या देशमुख भी फिडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में श्री धनखड़ ने कहा कि स्वास्थ्य प्राथमिकता और चिकित्सा परामर्श का पालन करते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। श्री धनखड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के निरंतर सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की। श्री धनखड़ ने कहा कि सांसदों से मिले स्नेह और विश्वास को वे हमेशा अपनी स्मृति में संजोए रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मिले अमूल्य अनुभवों और विचारों के लिए वे बहुत आभारी हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन कल विपक्षी दलों ने कई मुद्दों को लेकर कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया। विपक्षी दल अन्य मुद्दों के अलावा पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तत्काल चर्चा की मांग कर रहे थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने इन मुद्दों पर लगातार चर्चा की मांग करते हुए नारे लगाए और शोर शराबा किया। एक रिपोर्ट। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वस्त किया कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के शोर शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित हुई। 2 स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे फिर शुरू हुई तो शोर शराबे की स्थिति ऐसी ही बनी रही और अध्यक्ष को दिन भर के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हालांकि राज्यसभा की कार्यवाही सुबह एक स्थगन के बाद सुचारू रूप से चली। राज्यसभा में प्रश्नकाल और विशेष उल्लेख हुआ तथा चर्चा के बाद लदान विधेयक 2025 भी पारित हुआ। संसद के कई सदस्यों ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा। भाजपा, कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित लोकसभा के 145 सदस्यों ने संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के अंतर्गत न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। संसद भवन में कल संसद की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा करने के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया। सरकार ने कहा है कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और इसके लिए रोजगार के सतत अवसर उपलब्ध कराने और घरेलू आय में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए बफर स्टॉक बढ़ाने, खुले बाजार में खरीदे गए अनाज की युक्तिसंगत बिक्री करने और सब्सिडी दरों पर चुनिंदा खाद्य वस्तुओं की खुदरा बिक्री सुविधा प्रदान करने के निर्णय लिए हैं। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता होंगे। निर्वाचन आयोग ने कल ये घोषणा करते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य लंबी कतारों को कम करना और मतदान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। एक रिपोर्ट। इसके लिए पूरे राज्य में 12,817 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इससे पहले प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1,500 मतदाताओं की सीमा थी, जिसे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत संशोधित करके 1,200 किया गया है। इसके साथ ही बिहार में मतदान केंद्रों की कुल संख्या अब बढ़कर 90,712 हो गई है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में जारी SIR के दौरान अब तक 7 करोड़ 16 लाख से अधिक गणना प्रपत्र जमा किए जा चुके हैं। आयोग ने बताया है कि 1 अगस्त से मतदाता सूची के मसौदे में कोई भी व्यक्ति किसी मतदाता का नाम जोड़ने, हटाने या सुधार करने से संबंधित आपत्तियां दर्ज करा सकता है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस महीने की 30 तारीख को शाम 4:40 पर श्रीहरिकोटा से अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ संयुक्त रूप से विकसित किए गए निसार भू अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। GSLV F6 हैवी लिफ्ट रॉकेट इस उपग्रह को 743 किलोमीटर दूर सूर्य की कक्षा में स्थापित करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निसार उपग्रह हर 12 दिन में पूरे विश्व को स्कैन करेगा और उच्च रेजोल्यूशन सभी मौसम, दिन और रात का डेटा प्रदान करेगा। नासा के साथ मिलकर तैयार किए गए निसार सैटेलाइट आकाश से भूमि की निखर चित्र प्राप्त करेगा। ये पहली बार कोई सैटेलाइट 2 रेडार का प्रयोग कर रहा है। नासा द्वारा तैयार किए गए एल बैंड रेडार समुद्र और जंगल के भीतर हो रहे बदलाव की जानकारी देगा और इसरो द्वारा बनाए गए एस बैंड रेडार भूमि के ऊपर हो रहे गतिविधियों की जानकारी दे पाएगा। स्वीपसार टेक्नोलॉजी का उपयोग भी पहली बार हो रहा है, जिससे भूमि के बड़े भाग की उत्तम तस्वीर मिल पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण की आज 6ठी वर्षगांठ है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की भौगोलिक स्थिति, भूकंप विवरण, खनिज उपलब्धता और सतह संरचना का अध्ययन करना था, जिसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विशेष ध्यान दिया गया था। एक रिपोर्ट। भारत का दूसरा चंद्रयान मिशन 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह, विशेष रूप से दक्षिणी ध्रुव की खोज करना था और इसमें एक आर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल थे। हालांकि लैंडर सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण 6 सितंबर 2019 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन आर्बिटर का काम जारी है। मिशन का डाटा सार्वजनिक कर दिया गया है, जिससे आगे की खोज और अन्वेषण संभव हो पा रहा है। चंद्रयान 2 की विरासत अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति इसरो की क्षमताओं और समर्पण का प्रमाण है, जो भविष्य के चंद्रयान प्रयासों को प्रेरित करती रहेगी। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से स्टॉक ब्रोकरों के लिए एक केंद्रीकृत अनुपालन रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इस प्लेटफॉर्म को सामूहिक प्रतिवेदन मंच कहा जाएगा। 1 अगस्त से कई शेयर बाजारों में पंजीकृत ब्रोकर इस एकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 40 प्रमुख अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेंगे। इससे लागत में कमी आएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए अपने सभी विद्यालयों में ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग वाले उच्च क्षमता के CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। नए मानदंडों के अनुसार प्रवेश और निकास द्वार, गलियारों, सीढ़ियों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कैंटीनों और खेल के मैदानों तथा शौचालयों को छोड़कर अन्य सामान्य क्षेत्रों में कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों में रियल टाइम रिकॉर्डिंग और कम से कम 15 दिनों का डेटा उपलब्ध रहेगा, जिसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जा सकेगा। लद्दाख में जिला प्रशासन करगिल ने कल ज़ांस्कर में 14वें दलाई लामा का शानदार और हार्दिक अभिनंदन किया। दलाई लामा ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने परस्पर सौहार्द, शांतिपूर्वक मेलजोल के साथ रहने तथा दिल और दिमाग को शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। ज़ांस्कर कारगोन ग्रीष्मकालीन दार्शनिक संगोष्ठी 2025 में पूजनीय दलाई लामा के आगमन का उद्देश्य आध्यात्मिक संवाद, नैतिक शिक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। बांग्लादेश के उत्तरी ढाका क्षेत्र में कल दोपहर वायुसेना के एक जेट विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से स्कूली बच्चों समेत करीब 22 लोगों की मृत्यु हो गई और 169 घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बांग्लादेश वायुसेना का विमान F7 BGI दोपहर 1:06 पर प्रशिक्षण उड़ान भरते ही ढाका के उत्तरी क्षेत्र में स्थित माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भयावह दुर्घटना ने दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक के अंदर वायुसेना अड्डे के संचालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई ढाका निवासियों के लिए इस घटना के सदमे ने उन आशंकाओं को फिर से जगा दिया है जो लंबे समय से अनसुलझी थी। दशकों के उड़ान अनुभव वाले विमान बांग्लादेश के पूर्व कप्तान अब्दुल्ला फारूक ने वाणिज्यिक और नागरिक क्षेत्रों के पास सैन्य उड़ान संचालन को लेकर सार्वजनिक रूप से अपनी चिंता व्यक्त की। नवल संघ परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाका में हुई हवाई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि ऐसे समय में वो हर संभव सहायता के लिए तैयार हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, तटीय कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में भी अगले 2-3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा के आसार हैं। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 जुलाई तक आंधी तूफान आने और बिजली चमकने की संभावना जताई है। नागालैंड में तेज मानसूनी वर्षा के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से प्रमुख मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं और वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। फेसामा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर काफी नुकसान हुआ है। दीमापुर और कोहिमा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 को भी बार बार हुए भूस्खलन के कारण काफी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री नेफुरियो ने कल उप मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग के साथ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। जी विशाल, शुरुआत करते हैं शतरंज से। जॉर्जिया के बटूमी में फिडे महिला विश्व कप शतरंज 2025 में भारत की ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दिव्या ने रैपिड टाई ब्रेक में हमवतन हरिका द्रोणावल्ली को 2-0 से हराया। भारत की कोनेरू हम्पी भी अंतिम 4 में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में दिव्या का सामना चीन की टैंग झोंगोई से होगा, जबकि कोनेरू हम्पी का मुकाबला आज शाम चीन की लेई टिंगजी से होगा। इनमें से शीर्ष 3 खिलाड़ी महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगी। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच कल से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने बताया कि ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी घुटने में चोट के कारण इंग्लैंड के साथ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के बाकी 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम से बाहर हो गए हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी बाएं अंगूठे में गंभीर चोट के कारण चौथा टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। इस बीच अंशुल कंबोज को भारतीय दल में शामिल किया गया है। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने मैनचेस्टर के लिए अपने 11 खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। शोएब बशीर के स्थान पर लियम डासन को टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा फुटबॉल में सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का ड्रॉ जारी कर दिया गया है। मौजूदा चैंपियन भारत को ग्रुप बी में पाकिस्तान, भूटान और मालदीव के साथ रखा गया है। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कल नई दिल्ली में स्पेशल ओलंपिक भारत फुटबॉल टीम को लगातार दूसरी बार गोठिया स्पेशल ओलंपिक ट्रॉफी जीतने पर सम्मानित किया। जी विशाल, खेलों की दुनिया से बस इतना ही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद विशाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आज के सभी अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दिया त्यागपत्र। राष्ट्रीय सहारा का कहना है, सत्र के दौरान इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति। मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत पर देशबंधु ने लिखा है, विपक्ष ने की ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की मांग। लोक सत्य ने केंद्रीय मंत्री JP नड्डा के हवाले से लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को सरकार तैयार। वहीं पंजाब केसरी ने सत्र की शुरुआत पर प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को दिया है, मानसून सत्र विजयोत्सव की तरह। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ऐतिहासिक और 100% लक्ष्य प्राप्त किए गए। 187 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले मुंबई ट्रेन धमाकों के सभी 12 अभियुक्त बरी। दैनिक जागरण के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 वर्ष बाद विशेष अदालत का फैसला पलटा, कहा अभियोजन विफल। पहल शीर्षक से हिंदुस्तान की खबर है, लाल आतंक के गढ़ चिरौली में AI क्रांति। पुलिस युवाओं को दे रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेब डेवलपमेंट का प्रशिक्षण। धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। संसदीय समिति ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय आवंटित किया। बिहार प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता वाला देश का पहला राज्य बना। निर्वाचन आयोग ने कहा, इस कदम का उद्देश्य मतदान को अधिक सुविधाजनक बनाना है। इसरो नासा के साथ मिलकर विकसित किए गए भू अवलोकन उपग्रह निसार का अगले हफ्ते प्रक्षेपण करेगा। और बांग्लादेश वायुसेना के विमान दुर्घटना में मृतकों की संख्या 22 हुई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।